हाय एवरीवन। तो आज जो है कवर करने वाले हैं चैप्टर थर्ड को। इससे पहले जो है लास्ट के दो दो चैप्टर है उसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विथ रिवीजन सीरीज के साथ। आज जो है कवर करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज को, जो कि थर्ड चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो सीरीज चल रहा है क्लास 10th का, जिसमें से कंप्लीट रिविजन करने वाले हैं, जिसका भी एग्जाम फरवरी में है, क्योंकि अभी तो एसएसटी का एग्जाम जो है मार्च में होगा 7 मार्च को। तो 25-26 जिसका भी बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। एक दिन में एक लेक्चर को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसमें से यहाँ से अगर इस चैप्टर को कवर कर लेते हो तो अपने स्टाइल में जो एक आंसर लिखे जाते हैं उसको प्रॉपर लेवल में यहाँ से लिख पाओगे। कंप्लीट चैप्टर को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, वन शॉट वीडियो होगा। वाटर रिसोर्सेज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में कवर कर चुके हैं और आई होप कि रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में सबको पता होगा अब। ठीक है, तो जो रिसोर्स होते हैं सबको पता है। उसमें से जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर एज अ रिसोर्सेज, कि वाटर का यूज कहाँ पे किए जाते हैं, इतना वाटर स्कार्सिटी कहाँ पे है। ठीक है, कई जगह देखने को मिलता है कि वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी बहुत ज़्यादा है। कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे वाटर के लेवल में देखे गए तो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई एरिया में वाटर स्कार्सिटी है, कई एरिया में जो है फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कैसे इसका प्रॉपर लेवल में मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज को यहाँ पे कवर करते हैं। देखो, एक्चुअली अगर इंडिया के बारे में अगर डिस्कस करें, इंडिया एज अ होल अगर बात करें, तो जो अर्थ है ना, इंडिया को तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो एज अर्थ अगर बात करोगे तो अर्थ में देखो 3/4 जो पार्ट है अर्थ का पूरा वाटर से कवर है। अब एक माइंड में डाउट आएगा, क्या डाउट आएगा? जो पूरा अर्थ है, अर्थ में जो अगर बात करोगे कि 3/4 जो सरफेस है, मतलब फोर्थ जो सरफेस है, इस तरीके से अगर 4 डब्बा बना दिया जाए तो पूरा जो 3 डब्बा में ना, ये पूरा जो 3 डब्बा में पूरा वाटर ही भरा हुआ है केवल, और एक डब्बा में बस यहाँ पे पानी है, और सॉरी एक डब्बा में बस जो है यहाँ पे लैंड है, और बाकी पूरा जो फोर्थ पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे पूरा वाटर है। तो कैसे यहाँ पे स्कार्सिटी हो जा रहे हैं, कैसे जो है स्कार्सिटी हो रहा है, कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, समझते हैं। लेकिन जो अर्थ का जो सरफेस देखोगे तो 3/4 जो है, 3/4 जो पार्ट है पूरा वाटर से कवर है। और उसमें से अगर बात करोगे कि जो फ्रेश वाटर होता है जिससे हम लोग पीने के लिए एज ए कंजप्शंस यूज करते हैं, तो केवल ओनली स्मॉल पार्ट में ही फ्रेश वाटर यूजेबल है, जो कि ह्यूमन एज अ डायरेक्टली उसको यूज किए जाते हैं। और फ्रेश वाटर कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसे कि रिवर हो गया, लेक्स हो गया, है ना, झील हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, वहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है, जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से होता है, तो जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर साइकिल या फिर जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक साइकिल फ्रेम कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है, अब देखो होता क्या है एक्चुअली, इस टर्म को समझना थोड़ा सा। ठीक है, रेनफॉल हुआ, अब रेनफॉल होंगे, बारिश होंगे, तो ये सरफेस है, तो सरफेस में पूरा वाटर आएगा। तो वाटर आएगा तो इस सरफेस में ट्री भी लगा हुआ है, पेड़ पौधे भी हैं, ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो इस तरीके से वाटर जो है ग्राउंड वाटर, मतलब अंदर की तरह जाना स्टार्ट होते हैं। जब ये पूरा ग्राउंड में आ जाते हैं, सरफेस के नीचे आ जाते हैं, तो इसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको तो ग्राउंड वाटर बोल रहे हो, सिंपल सी बात है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं कि इसी ग्राउंड वाटर को पंप के थ्रू वापस ले जा रहे हैं। अब पंप के थ्रू वापस लेकर गए, मतलब सरफेस से बाहर निकाल रहे हो। जैसे अब सरफेस से बाहर आ गए तो इसके बाद हम लोग इसको कंजप्शन करेंगे। कुछ पानी जो है एज अ वेस्ट के फॉर्म में रिवर में चला जाएगा, है ना, लेक में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि अगर ये वाटर रिवर में चले गए, अब ये रिवर में चले गए तो यहाँ पे सन का रेडिएशन आ रहा है, सन का रेडिएशन आ रहा है, तो ये वाले वाटर क्या होगा, इवापोरेट होंगे, है ना, वाष्पीकरण होंगे। तो इवापोरेट होके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो बादल का फॉर्म लेंगे, बादल के फॉर्म लेने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, है ना। जैसे ही कंडेंसेशन हुआ तो फिर से रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। और यही एक जो साइकिल है कंटिन्यूसली चले जाते हैं। ठीक है, पहले रेनफॉल होगा, फिर ग्राउंड वाटर आएगा, ग्राउंड वाटर से निकाले जाएंगे, फिर उसके बाद कंडेंसेशन। तो ये जो एक साइकिल यहाँ पे चल रहा है ना, इसी को यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोले जाते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू भी फ्रेश वाटर के यहाँ पे रिसोर्सेज देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं क्या,
कि जो फ्रेश वाटर है या फिर जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी जिसे जो है अगर कंप्लीट समाप्त हो रहे हैं या फिर इंड हो रहे हैं तो उसको बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ही जल्दी इसको रिन्यू किया जा सकता है। तो ये वाटर को तो रिन्यू कर रहे हैं ना, देख लो वाटर जो साइकिल यहाँ पे चल रहे हैं तो ये वाटर साइकिल तो ऑटोमेटिकली रिन्यू होते ही जा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आता है रिन्यूएबल सोर्सेस का। तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये रिन्यूएबल सोर्सेस का ही एग्जाम्पल है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो इसको कवर करना है ना, याद रखना इस चीज को। लेकिन यहाँ पे एक चीज वही पहले ही बताया था इस पॉइंट को कि 3/4 यहाँ पे पूरा अर्थ में वाटर है, लेकिन अभी भी हम लोग वाटर स्कार्सिटी ही बोलते हैं, है ना। अगर 100% अगर लिया जाए तो पूरा जो 70% है पूरा 70% में तो वाटर ही वाटर है। तो कैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो वाटर स्कार्सिटी है, वाटर की कमी है। यहाँ पे ऐसे भी प्रिडिक्शन किए गए हैं कि 2025, अभी तो 26 आ गए, जिसमें से 2 बिलियन पीपल यहाँ पे एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी से जूझे जाएंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट जो 2 बिलियन पीपल जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नंबर है ये, तो 2 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी होता है, वाटर के लिए यहाँ पे तरसेंगे, इस तरीके से बोल सकते हो। तो वाटर स्कार्सिटी यहाँ पे इस तरीके से एजम्पशंस किए गए थे। तो कैसे यहाँ पे परसेप्शन है, कैसे रियलिटी है, और किस तरीके से जो है वाटर स्कार्सिटी यहाँ पे देखने को मिलता है, और कैसे इसको कंजर्व किया जा सकते हैं, अब 1 बाय 1 करके इसको डिटेल के साथ कवर करते हैं। तो वाटर स्कार्सिटी अगर देखोगे तो होता कहाँ पे है एक्चुअली, अगर थोड़ा सा रियलिटी में जाए, है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है रियलिटी और परसेप्शन। तो एक्चुअल में अगर इसका रियलिटी देखें कि एक्चुअल में वाटर का स्कार्सिटी कौन से एरिया में देखने को मिल रहा है, तो वाटर स्कार्सिटी मेजरली जो है जैसे कि डिजर्ट एरिया हो गया, जहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत कम हो रहा है, तो रेनफॉल कम हो रहा है तो वहाँ पे स्कार्सिटी होगा। अब डिजर्ट एरिया है तो डिजर्ट एरिया में एक तो रेनफॉल हो गया है, और जितना भी रेनफॉल आ रहे हैं वो नीचे जो है डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में चले जा रहे हैं। तो जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट आ रहे हैं, जहाँ पे जो रेनफॉल होता है बहुत ही कम होते हैं, तो मोस्टली इन एरिया में ही जो वाटर स्कार्सिटी है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये बोलोगे कि 3/4 में तो पानी है, तो यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रहा है। तो खुद देखो यहाँ पे ये वाटर लेवल, अभी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझे हैं, इसमें रेनफॉल हुआ। अब रेनफॉल क्या है कि हर एरिया में समान थोड़ा ना हो रहा है। अगर राजस्थान या फिर थार डिजर्ट साइड जाओगे तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर में पानी आ रहा है। जब ग्राउंड वाटर में पानी नहीं आएगा तो ऊपर कैसे उसको निकालोगे, ऊपर नहीं निकालोगे तो रिवर में भी नहीं जाएगा, रिवर में नहीं जाएगा तो इवापोरेशन नहीं होंगे, इवापोरेशन नहीं होंगे तो रेनफॉल तो बना ही नहीं पाएगा, बादल जो बनाते हो बना ही नहीं पाएंगे। तो इससे जो है ये एरिया में तो रेनफॉल नहीं हो रहा है। रीजन ये है एक्चुअल में जो परसेप्शन और रियलिटी का बात है ना, तो रियलिटी ये है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में जो वाटर आना चाहिए वाटर आ नहीं रहे हैं। अब वाटर आएगा कहाँ से, वो रेनफॉल के फॉर्म में आता है, और यहाँ पे जो है रेनफॉल जो है हो ही नहीं रहा है। जब रेनफॉल नहीं होगा तो वाटर आएगा कहाँ से, ये एक जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है इंडिया को। एज अ अर्थ भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इंडिया में ये जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। कई एरिया में देखोगे जैसे कि ये इंडिया है, तो ये इंडिया के जो नदन ईस्ट इंडिया है यहाँ पे ये साइड में वाटर बहुत ज़्यादा मिलता है ना, भरपूर मात्रा में वाटर यहाँ पे है। नदन इंडिया में जाओगे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वहाँ पे भी वाटर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो वेस्टर्न एरिया में जाओगे जैसे कि राजस्थान हो गया, कुछ पार्ट गुजरात का हो गया, थार डिजर्ट हो गया, इन एरिया में वाटर स्कार्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, एक रीज़न समझ आ गया कि जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, तो एक हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है तो इसका एक इशू है, यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत कम हो रहा है। और कई रीज़न है, ऐसा नहीं कि केवल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही बस यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, और भी रीज़न है। जैसे कि वाटर का स्कार्सिटी होने का कारण पहला जो है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन और ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में क्या हो रहा है कि वाटर जो ग्राउंड लेवल में जितना भी वाटर है वो कम हो रहे हैं। एक तो रेनफॉल यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है, इस एरिया में अब रेनफॉल नहीं हो रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर में जितना भी पानी है, जितना भी वाटर है, उसको भी जो है एक्सेसिव अमाउंट में निकाल रहे हो। तो एक पहला रीज़न है। सेकेंड जो है अनइक्वल एक्सेस, वही बताया कि नदन ईस्ट इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे जो वाटर है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो राजस्थान हो गया या फिर थार डिजर्ट हो गया,
यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा ही कम है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी अगर देखोगे तो कहीं पे वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, उसको स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसे भी है जहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है ही नहीं है वाटर वहाँ पे, तो उसको स्टोर करने में लगे हुए हैं। ये जस्ट अपोजिट चल रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड आ रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। वाटर अगर मान लो 1 लीटर है तो इसको यूज़ करने वाले 5 पीपल हैं। इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसका मतलब सिंपल सा है कि 1 लीटर वाटर को 5 पीपल में अगर डिवाइड करोगे तो कैसे यहाँ पे रनिंग कर पाएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो एग्रीकल्चर में आएंगे। अब एग्रीकल्चर करोगे तो सबसे पहले बात तो इसमें वाटर इंटेंसिव चाहिए, वाटर चाहिए यहाँ पे, तो वाटर लाओगे कहाँ से? तो यहाँ तो जो 5 पीपल है इसका यहाँ पे पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो ये 5 जो एग्रीकल्चर करोगे तो उसका कैसे कर पाओगे? तो जो डिमांड है, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहे हैं। प्लस जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब वाटर लाओगे कहाँ से? अब वाटर लाओगे तो सीधी सी बात है ग्राउंड वाटर से वाटर को एक्सट्रैक्ट करोगे। अब ग्राउंड वाटर से अगर वाटर को ला रहे हो, ग्राउंड से वाटर ला रहे हो, तो उसका तो एक्सप्लोसिव वे जो होता है, एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो होना ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और रीज़न है जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। इंडस्ट्री रन कर रहे हो प्लस अर्बनाइजेशंस कर रहे हो, तो अर्बनाइजेशंस करोगे तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसको डिमांड भी चाहिए, वाटर की भी डिमांड चाहिए। फिर पॉल्यूशन हो रहे हैं। अब देखो वाटर अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इसका कॉजेज अगर देखोगे तो रीज़न तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका कॉजेज एक है कि अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो जो भी वाटर है जिसका यूटिलाइज किए जा सकते थे अब वो पॉल्यूशन हो गया तो उसका भी यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं। मतलब जो है उसका भी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वाटर यहाँ पे पॉल्यूशन हो गए। तो कई तरीके के वाटर का जो है स्कार्सिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन एक बात किए थे फ्रेश वाटर सोर्सेस का, क्योंकि यही एक अल्टीमेटली सोर्सेस है जो कि एज अ ह्यूमन बींग जिसको एज अ पीने के लिए या फिर कंजप्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेश वाटर का सोर्सेज जैसे कि प्रिसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल हो गए तो वहाँ से आ जाते हैं, सरफेस रन ऑफ हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर हो गए क्योंकि रिचार्ज हो जाते हैं ना जो है नेचुरली। अब कैसे ये रिचार्ज होते ये मत पूछना, ग्राउंड वाटर में पानी कैसे आता है ये मत पूछना, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अभी डिस्कस किए हैं, अभी उसमें पूरा समझा दिया हूँ। तो ये 3 रिसोर्सेज है जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है। लेकिन जो अर्बन एरिया में देखोगे तो स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। क्यों स्कार्सिटी है? वही रीज़न है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ओवर यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो जिसको पीने के लिए यूज़ किया जा सकते थे अब उसको भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्रेश वाटर जो है पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। फिर एग्रीकल्चर का एक प्रेशर होता है। एग्रीकल्चर अगर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर करोगे तो सबसे पहले बात यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब वाटर लाओगे कहाँ से? तो ग्राउंड से ही लाओगे तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। इंडस्ट्रियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री पूरा इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करोगे तो वाटर की ज़रूरत पड़ता है। अब वाटर फिर से यहाँ पे स्कार्सिटी आएगा। जो वाटर का जो क्वालिटी होता है वो भी यहाँ पे बहुत कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? क्योंकि कई जगह ऐसे भी देखने को मिला है कि जहाँ पे वाटर हैं तो वाटर तो है लेकिन उस वाटर में केमिकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, उस वाटर में पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा है, जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो रहे हैं। तो जहाँ पे वाटर है वहाँ पे भी हाई क्वालिटी में पूरा कंसर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना जब कंसर्न हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिए, गवर्नमेंट के द्वारा भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे कि जल जीवन मिशन हो गए, इसमें बोले गए हैं कि 55 लीटर पर कैपिटा जो पर डे हैं उसमें दिए जाएंगे हाउस होल्ड को, जितना भी रूरल हाउस होल्ड है उसको 55 लीटर पर डे वाटर सप्लाई किए जाएंगे। इससे जो गवर्नमेंट का वाटर मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो हेल्थ से रिलेटेड जितना भी कंसर्न है, फूड सिक्योरिटी है, लाइवलीहुड है, ये सब चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन, जिसमें से 55 लीटर हर दिन दिए जाएंगे। एक और मिशन है जो कि अटल भूजल योजना है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी हो रहा है तो कोई तो ऐसा स्टेप्स हो जिसके थ्रू इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके।
तो पहला एक स्कीम समझ आ गया, जल जीवन मिशन। सेकेंड स्कीम यहाँ पे है अटल भूजल योजना। ये दोनों स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से जो वाटर स्टेट जितना भी ग्राम पंचायत है, जैसे कि 8220 जो है 8220 वाटर स्टेट जितना भी ग्राम पंचायत है, प्लस 229 जो ब्लॉक्स हैं, और 80 डिस्ट्रिक्ट में वाटर पहुंचाने का काम यहाँ पे किए गए हैं। उसी के साथ कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो गए। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इसको प्रॉपर लेवल में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसमें से 30% जो 37% जो इंडिया का वाटर स्टेट ब्लॉक हैं, उसको जो है पूरे तरीके से वाटर से प्लेंटीफुल किए गए हैं इस योजना के थ्रू, अटल भूजल योजना के थ्रू। तो इनिशिएटिव लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिए गए हैं। लेकिन जो वाटर स्कार्सिटी हो रहा है एक्चुअली उसका दो कॉसेस हैं, मेनली जो है दो कॉसेस यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं वाटर लॉसेस का। पहला जो कॉज है उसे नेचुरल कॉज बोलेंगे, नेचुरली मतलब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। सेकेंड जो कॉज है वो ह्यूमन कॉजेस हैं, और मोस्टली जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो ह्यूमन कॉज की वजह से होता है। नेचुरल कॉज की वजह से तो बहुत ही कम होते हैं, जैसे कि नेचुरल कॉज में रेनफॉल जो है लो हो गया, कहीं पे ड्रॉट की सिचुएशन आ गए तो वहाँ पे जो है वाटर स्कार्सिटी हो गया। फिर हाई एलिवेशन, जैसे कि एरिड रीजन अगर देखोगे, थार डिजर्ट देखोगे, है ना, राजस्थान एरिया वाले को देखोगे, तो वहाँ पे क्या है कि इवोपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है तो जो वाटर का लेवल है वो पूरा नीचे चले जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वाटर तो ऊपर चले गए, ऊपर जाएगा मतलब कंडेंसेशन होगा। फिर जो वाटर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना सोर्सेज का, कि कहीं पे वाटर प्लेंटीफुल में है, कहीं पे वाटर जो है स्कार्सिटी में है, ये रीज़न है नेचुरल कॉसेस का। ये नेचुरल कॉसेस की वजह से वाटर स्कार्सिटी यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ह्यूमन कॉज सबसे ज़्यादा इसका जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा टेकन होना चाहिए वो ह्यूमन कॉसेस की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किए जा रहे हैं, प्लस लैंड को डिग्रेडेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जितना वाटर जो है ज़मीन में जाएगा, अब किसके थ्रू जाएगा, कोई प्लांटेशन है, कोई ट्री है, इसी के थ्रू तो पूरा वाटर नीचे में जाएंगे, लेकिन उसको डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न हो गया। रिवर हो गया, लेक, ग्राउंड वाटर, ये सब पॉल्यूशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये दो कॉजेज हैं वाटर स्कार्सिटी का, नेचुरल कॉजेज और ह्यूमन कॉजेज। अगर ये सब चीज़ हो रहे हैं, अगर वाटर स्कार्सिटी हो रहा है, तो सबसे पहले बात जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा वो ड्रिंकिंग वाटर में मिलेगा, कि ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पे स्कार्सिटी हो जाएगा। अगर पानी नहीं पियोगे तो फिर क्या सिचुएशन रहेगा। इस अर्थ में जो लाइफ एग्जिस्ट हो रहे हैं वो लाइफ एग्जिस्ट यहाँ पे इम्पॉसिबल लाइक हो जाएगा, क्योंकि पानी तो चाहिए, लाइफ को सस्टेन करना है तो उसके लिए पानी चाहिए, और वाटर का ही अगर स्कार्सिटी हो गया तो अगर ये कॉजेज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे कि ह्यूमन कॉजेज और नेचुरल कॉजेज हो गए, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस पहले बात तो ड्रिंकिंग वाटर का स्कार्सिटी होगा। जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसके लिए वाटर चाहिए। अब वाटर कम है तो एग्रीकल्चर कम होगा, एग्रीकल्चर कम होंगे तो जो अनाज आ रहे हैं, अब ये अनाज तो कम हो जाएगा। अब अनाज कम होंगे तो सप्लाई कैसे होगा, और खाओगे किसको, कंजप्शन किसको करोगे, किस तरीके से लाइफ सस्टेन करोगे। तो ये भी इशू है, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। फिर इकोनॉमिक लॉसेस हो गए, फिर जो हेल्थ इशू हो रहे हैं, ये तो सब होगा ही होगा। जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये नेशनल लेवल में भी और इंटरनेशनल लेवल में भी कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन इस कॉन्सिक्वेंसेज को अगर ना चाहे तो इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, मिटिगेशन भी किया जा सकता है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू इसको कवर करेंगे। रेन वाटर क्योंकि इस चैप्टर में डिटेल के साथ दिए हुए रेन वाटर, तो इसको डिटेल के साथ कवर करेंगे। फिर वाटर साइकिल को रीयूज़ करके फिर इफ़िशिएंट इरिगेशन हो गया, एफॉरेस्टेशन लगा सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस या फिर कोई पॉलिसी ऐसे बना सकते हैं जिसके थ्रू जो वाटर का लेवल यहाँ पे नीचे चले जा रहे हैं या फिर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इन सब चीज़ को रिड्यूस किया जा सके। तो कई रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, तो इस पॉइंट को याद रखना है। लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे पहले बात जरूरी होता है कि वाटर को मैनेजमेंट करना। जैसे कि कोई एरिया में स्कार्सिटी हो रहे हैं, तो स्कार्सिटी हो रहे हैं तो उस एरिया में अगर वाटर है, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उसे किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है। एक एरिया ऐसा है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, प्लेंटीफुल है ना, एबंडेंट अमाउंट में वाटर है, तो उसको कैसे जो है एज अ मैनेजमेंट किया जा सके जिससे जो वाटर है वो वेस्ट ना हो।
क्योंकि ऐसे भी देखने को मिला है कि जहाँ पे प्लेंटीफुल अमाउंट में वाटर है वहाँ पे भी स्कार्सिटी हो रहा है वाटर का। एग्जाम्पल अभी समझेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल इसका दूंगा। तो जो वाटर मैनेजमेंट है वो दोनों लेवल में होना चाहिए, जहाँ स्कार्सिटी हो रहा है वहाँ पे भी वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, और जहाँ पे प्लेंटीफुल एबंडेंट अमाउंट में वाटर है वहाँ पे भी इसका यूटिलाइज होना चाहिए, प्रॉपर लेवल में इसका यूटिलाइज होना चाहिए। तो वाटर मैनेजमेंट का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि किस तरीके से जो है वाटर को एज अ इफिशियंट वे में कंजर्व कर सकते हैं, इफिशियंट वे में इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं जिसके थ्रू वाटर को एज अ सस्टेनेबल वे में इसका यूटिलाइज किया जाए। अगर इसको प्रॉपर लेवल में मैनेजमेंट कर दिए जाते हैं तो जो एडिक्वेट वाटर सप्लाई हो रहा है हर सेक्शंस में हो जाएगा, वेस्टेज जितना भी हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब रिड्यूस हो जाएगा, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो प्रॉपर लेवल में हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट करने के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे लगा दो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हो जाएगा, जैसे कि रूफ टॉप सरफेस है ना, तो रेन वाटर। फिर वाटर सेंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, इफिशिएंट इरिगेशन कर सकते हैं, इरिगेशन जो हो रहे हैं सप्लाई हो रहे हैं वो इफिशिएंट वे में कवर हो जाना चाहिए। फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, वाटर रिसाइकल हो गया, एफॉरेस्टेशन या फिर सॉइल मैनेजमेंट हो गया। ये कुछ ऐसे स्ट्रेटजी हैं, ऐसे कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू पूरा रेन वाटर को यहाँ पे सप्लाई जो हो रहे हैं उसको अच्छे तरीके से एज ए इफिशिएंट वे में इसका यूटिलाइज किया जा सकते हैं। अब करोगे कैसे, यहाँ पे तो समझ आ गया कि जो स्ट्रेटजी है, जो मेथड है, इसके बारे में हमें समझ आ गया कि इस तरीके से इसका यूटिलाइज किया जा सकते हैं। लेकिन मेन बात आता है कि प्रैक्टिकली इसको करोगे कैसे, ये तो डाउट आएगा ना, प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है रिवर प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जैसे कि डैम बना सकते हो, डैम के साथ और कोई बैरेज हो गए उसको बना सकते हैं, है ना, रिजर्वर बना सकते हैं, इम्बैंकमेंट बना सकते हैं, कैनल बना सकते हैं। और ये हिस्टोरिकली चले आ रहे, इस जो डैम है, रिजर्वर है, ये अभी का कोई मॉडर्न फिनोमेना नहीं है, ये एंशिएंट टाइम में भी चले आते थे, क्योंकि एंशिएंट टाइम में भी वाटर स्कार्सिटी झेलना पड़ता था। वाटर स्कार्सिटी जो है पहले भी होता था, तो इसी को रोकने के लिए जो है डैम बना दिए करते थे, रिजर्वर हो गया, इम्बैंकमेंट हो गया, कैनल हो गया, जिससे प्रॉपर लेवल में इरिगेशन हो सके। लेकिन जो मॉडर्न एरिया में अगर बात करोगे, मॉडर्न इंडिया में, तो जो डैम है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कन्वीनियंट और सूटेबल यहाँ पे होता है। हालांकि डैम का निगेटिव भी है ना, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस दोनों साइड है डैम का। लेकिन जो डैम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। क्या होता है डैम, देखो जो डैम है यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ जो डैम है, डैम सिंपल सा काम करता है कि जैसे कि यहाँ पे कोई वाटर आ रहे हैं तो इस वाटर को जो है इस तरीके से बहुत बड़े से जो है बैरियज बना देते हैं, ठीक है, बैरियज बना के इस वाटर को यहाँ पे रोक देते हैं। अब इसमें कुछ ऊपर में जो है एक जो है गेट टाइप लगा देते हैं कि कितना वाटर को यहाँ से फ्लो करना है। मेजोरिटी ऑफ वाटर जो है यही एरिया में रुक जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, और स्टोर तो हो गए लेकिन यहाँ पे जो है गेट बना दिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे पास हो जाए। तो इस तरीके से जो है डैम बना दिए जाते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी जो डैम एंशिएंट इंडिया में है ना, प्राचीन युग में जो यूज किए जाते थे वो केवल और केवल एज अ रिजर्व के तरह ही यूज करते थे, ठीक है। प्राचीन इंडिया में जाओगे है ना, एंशिएंट टाइम में भी डैम बन रहा है और अभी भी डैम बन रहा है। डिफरेंसेस क्या है कि जो एंशिएंट टाइम में डैम बनाए जाते थे वो केवल और केवल रिजर्व के पर्पज से ही बनाए जाते थे। लेकिन जो अभी डैम बन रहे हैं ना वो तो रिजर्व का काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जो एनर्जी जनरेट किए जाते हैं वो डैम के द्वारा भी किए जाते हैं। तो अभी जो है दो काम यहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है। तो डैम यहाँ पे समझ आ गया। तो जो डैम है इसको भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हो, मटेरियल वहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हो, अगर कोई टिम्बर का यूज़ कर रहे हो, है लकड़ी का यूज़ कर रहे हो तो टिम्बर डैम हो गया, इम्बैंकमेंट डैम हो गए। ये जो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन मटेरियल, इसके हिसाब से डैम को क्लासीफाई किए जा सकते हैं। हाइट के हिसाब से भी क्लासीफाई किए जा सकते हैं कि जो डैम बना हुआ है वो हाई में बना हुआ है तो हाई हाइट डैम हो गया, है ना, मीडियम हाइट डैम हो गया, तो लो हाइट या फिर लार्ज मेजर डैम, इस तरीके से भी इसको जो है क्लासीफाई किए जा सकते हैं। लेकिन अभी जो डैम का यूज़ किए जाते हैं वो कई तरीके से यूज़ किए जाते हैं। रिजर्व के तौर पे भी यूज़ करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल या फिर एनर्जी जनरेट करना है उसके पर्पज़ से यूज़ करते हैं, इरिगेशन हो गया इस पर्पज़ से, है ना, फ्लड को कंट्रोल करने का काम, वाटर सप्लाई करने का काम, हाइड्रो पावर जनरेशन करने का काम। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं जिसके थ्रू इस डैम को यहाँ पे बिल्ड किए गए हैं और डैम का यहाँ पे यूटिलाइज किए जाते हैं।
एक एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सरदार सरोवर डैम का। ठीक है, सरदार सरोवर डैम का, क्योंकि डैम को कवर कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो सरदार सरोवर डैम है यहाँ, इसे बनाया गया है नर्मदा रिवर में। नर्मदा रिवर के जो पानी है उसको स्टोर करके वहाँ से एनर्जी जनरेट करने का काम यहाँ से किए जाते हैं। इसका जो पर्पस है वो मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस का मतलब होता है कि जो डैम बना रहे हो इसमें से एक पर्पस नहीं होगा, मल्टीपर्पस होंगे, मतलब दो से ज़्यादा पर्पस होंगे। इसको रिजर्व के तौर पे भी यूज़ किए जाएंगे, हाइड्रो पावर अगर जनरेट करना है उसके लिए भी यूज़ किए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो हाइड्रो पावर से हो ही जाएगा, फिर इरिगेशन फैसिलिटी लाना है तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पस यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसे नर्मदा रिवर गुजरात में बनाए गए हैं और इसे वाटर सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ से जो रीजनल डेवलपमेंट है वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुजरात एरिया है जहाँ पे वाटर का थोड़ा बहुत स्कार्सिटी देखने को मिलता है। जो गुजरात एरिया में इसका जो फ्लो होता है वो 3112 विलेजेस जो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे जो 75% जो ड्रॉट प्रोन एरिया है जहाँ पे ड्रॉट आते ही आते हैं, तो उसको जो है पूर्ति करने का काम यहाँ पे करते हैं। वाटर स्कार्सिटी ना हो इसके लिए जो है यहाँ पे इस डैम को बनाए गए हैं। सेम राजस्थान जो कि बाड़मेर हो गया, जेलोर हो गया, जो कि इंटायरली ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहाँ पे ये जो है यूज़ होता है। फिर महाराष्ट्र हो गए, ये सब चीज़ में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस इसका सिंपल सा है, क्योंकि देखो ये जो गुजरात एरिया जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वाटर स्कार्सिटी ना हो या फिर वाटर स्कार्सिटी या फिर वाटर को सप्लाई किए जाते हैं। ये ड्रॉट प्रोन एरिया है तो वहाँ पे वाटर को सप्लाई करने का काम, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, फिर रूरल प्रोस्पेरिटी हो गया, रीजनल डेवलपमेंट हो गया, ये सब यहाँ पे किए जाते हैं सरदार सरोवर डैम के द्वारा। ठीक है, लोकेशंस भी इस सब का याद रखोगे, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो मेथड है, मेथड कवर कर चुके थे, उसमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक एग्जांपल लिए थे यहाँ पे डैम का। ठीक है, तो जो डैम का पर्पस है आई होप अब समझ आ गया होगा कि इसका इरिगेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई हो गया, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, रिक्रिएशन हो गया, फिश ब्रीडिंग हो गया, इन सब चीज़ के लिए। मतलब सिंपल सा है कि इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जिसमें से और दो डैम है जिसको हमें याद रखना है ना, इसको कवर भी करेंगे। एक डैम है भाखड़ा नांगल डैम, जो कि हाइड्रो पावर जनरेशन किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किए जाते हैं, और सेकंड जो है वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो दो काम यहाँ से किए जाते हैं। सेम जो हीराकुंड डैम है जो कि महानदी बेसिन में बनाए गए हैं, इसका सिंपल सा पर्पस है कि वाटर को कंजर्व करना और जो फ्लड आते हैं उस फ्लड को यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। वन बाय वन करके दोनों को कवर करते हैं यहाँ से। पहला जो है वो भाखड़ टांगल प्रोजेक्ट, और इसी प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे इस डैम को बनाए गए हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, इस सतलुज जो ब्यास रिवर है वहीं पे बनाए गए थे। मेजोरिटी यहाँ का जो वाटर सप्लाई किए जाते हैं वो हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली का कुछ रीजन हो गया है ना, और फिर उसी के साथ राजस्थान हो गया, यहाँ पे इसका जो है सप्लाई किए जाते हैं मेजोरिटी। इसमें जो है स्टोरेज करने का काम, हाइड्रो पावर जनरेशन का काम, फ्लड को कंट्रोल करने का काम, ये भाखड़ नांगल प्रोजेक्ट जो डैम बनाए गए हैं उसके थ्रू किए जाते हैं। सेम जो हीराकुंड डैम जो कि महानदी जो ओडिशा है यहाँ पे इसको बनाए गए हैं, और इसका जो हीराकुंड डैम है इसका मल्टीपर्पस है। एक तो कंजर्वेशन करने का काम करते ही करते हैं, फ्लड कंट्रोल करने का काम ये भी किए जाते हैं, और जो पावर जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, ये सब चीज़ इसी के थ्रू किए जाते हैं, है ना, हीराकुंड डैम के द्वारा। और ये भी एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया, ओडिशा में ये सब को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ को यहाँ पे याद रखोगे। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न होता है, एक चीज़ बताया था है ना, पहले ही बोला था कि जो डैम होते हैं तो डैम का एडवांटेजेस हैं, डैम का एडवांटेजेस हैं, लेकिन साथ में डैम का डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। दोनों चीज़ें, एडवांटेजेस में इरिगेशंस कर रहे हो, वाटर सप्लाई हो रहा है, जो ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ पे वाटर सप्लाई कर रहे हो, है ना, इरिगेशंस के साथ कंजर्वेशन कर रहे हो, एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस? पहला जो है यहाँ पे रिवर फ्लो जो आ रहे हैं, जो नेचुरली जो रिवर का फ्लो है उस रिवर को अगर अल्टर करते हो, मतलब उसका डायरेक्शंस को यहाँ पे चेंज करते हो, तो जो बेड रॉक है, जो पुअर एक्वेटिक हैबिटेट है, उसको इम्पेक्ट होता है। पहले बात तो ये है।
सेकेंड जो रिवर है वो पूरा फ्रेगमेंटेड रिवर में हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो रिवर है, रिवर में एक्वेटिक सिस्टम होते हैं। एक्वेटिक सिस्टम मतलब वहाँ पे जितना भी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से इम्पेक्ट हो जाते हैं। जो रिजर्वर हैं, तो रिजर्वर अगर कहीं पे बनाओगे, है ना, डैम कहीं पे अगर बना रहे हो तो सीधी सी बात है कि उस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। अब जब क्लीन करोगे तो यहाँ पे अगर ह्यूमन का हैबिटेट है, वहाँ पे हाउस हैं, घर हैं, तो घर को यहाँ पे रिहेबिटेट करोगे, ये भी एक कंसर्न है। उसी के साथ यहाँ पे जो वेजिटेशन है तो पूरा वेजिटेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, है ना, पूरा ट्री है तो ट्री को कट करोगे, पेड़ पौधे को यहाँ पे कट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वहाँ पे जो डैम है उसका फॉर्मेशन होगा। फिर उसी के साथ अगर यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ला रहे हो तो अर्थ के आने का संभावना बहुत ज़्यादा होते हैं। जो वाटर बॉर्न जो डिसीज़ हैं, पेस्ट है, पॉल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। फ्लड होने का जो है रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो इरिगेशन है ना, वो इरिगेशन को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि पहले जब यहाँ पे डैम नहीं बना था तो लोग क्या करते थे कि जो वाटर कम वाले या फिर जितना वाटर ज़रूरत था उतना ही वाटर यूज़ करते थे। लेकिन अब इरिगेशन फैसिलिटी आ गया, डैम बन गए तो इरिगेशन का कोई दिक्कत नहीं होता। तो इरिगेशन का कोई दिक्कत नहीं है तो ये लोग जो कमर्शियल क्रॉप हैं जिसमें से वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जो वाटर इंसेंटिव जो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि राइस का ले लो, तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे वाटर इंटेंसिव है, वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो उस क्रॉप को यहाँ पे शो करना ही स्टार्ट कर दिए, उस क्रॉप को यहाँ पे ग्रो करना ये लोग स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से वाटर का जो डिप्लेशन होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और इसी के थ्रू जो है एक योजना यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, जिसके थ्रू जो इरिगेशन पर्पस यहाँ पे चल रहे हैं, जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको प्रॉपर लेवल में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, किए जा सके। तो उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना लॉन्च किए गए थे, जिसे हर खेत को पानी इस तरीके से है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ पे वाटर सप्लाई करना है, और उसी के साथ जो इरिगेशन हो रहे हैं तो उसको एक इफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना है, जिसके थ्रू जो वाटर का एक्सेस है फिजिकल लेवल में मिल जा सके। जो कल्टिवेबल एरिया है जहाँ पे कल्टिवेट किए जा रहे हैं, खेती किसानी हो रहा है, तो वहाँ पे जो वाटर है वो एबंडेंट अमाउंट में मिल जाए, है ना। उसी के साथ वाटर का इफिशिएंट वे में यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, और एज अ सस्टेनेबल वे में वाटर को यहाँ पे कंजर्व किया जा सके। ये कुछ पर्पस है जिसके थ्रू ये जो योजना है, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है, इसको लॉन्च किए गए थे। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? चलो, अब यहाँ पे एक टेबल में दिए गए हैं, ये सिस्टम है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। ये एक्चुअल में है क्या? अभी तो हम लोग देखते हैं कि डैम बना रहे हैं, ठीक है, डैम बन गया, लेक बना रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, लेकिन एक टाइम के लिए ऐसा भी सोचो कि जो क्या डैम बना रहे हैं वो अभी से बनता आ रहे हैं या फिर पहले बनाए जाते थे। खुद सोचो, जो अभी हम लोग डैम यहाँ पे बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, क्या एक्चुअल में इसको हम लोग अभी से बनाना स्टार्ट किए या फिर पहले जो लोग थे वो लोग भी इसको बनाते थे? तो पहले जो लोग थे, जो एंशिएंट टाइम थे, वो लोग भी इसका यूज करते थे। उस स्ट्रक्चर का नाम याद रखना, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाए जाते थे एंशिएंट इंडिया में। जैसे कि इलाहाबाद एरिया में देखोगे तो जो गंगा फ्लड वाटर एरिया है वहाँ पे क्या किए हैं कि सोफिस्टिकेटेड इस तरीके से डैम बना दिए गए हैं। फिर चंद्रगुप्त पीरियड अगर हिस्ट्री कवर किए होंगे तो चंद्रगुप्त मौर्यन पीरियड में क्या था कि बहुत ज़्यादा डैम का यूज़ किए गए, लेक का यूज़ किए गए। क्यों यूज़ किए गए? ताकि जो इरिगेशन सिस्टम है उसको प्रॉपर लेवल में यूटिलाइज किया जा सके। और कुछ एंशिएंट साइट जैसे कि कलिंग एरिया हो गया, तो कलिंग एरिया में डैम, लेक ये देखने को मिला है। नागार्जुन कोंडा हो गए, फिर बेनूर हो गए, कोल्हानपुर हो गए, ये कुछ ऐसा एंशिएंट साइट है जहाँ पे या तो डैम देखने को मिले हैं जिसके थ्रू वाटर को रिजर्व किया जा सके, ये क्या कहीं पे रिजर्वर है, या फिर वहाँ पे लेक जो है देखने को मिला है। क्योंकि इन सब साइड का जैसे कि मौर्यन टाइम का देख लो या फिर एंशिएंट टाइम का देख लो, तो मोस्टली जो इन लोगों का जो इनकम था, है ना, इनकम बोल सकते हैं, इन लोगों का जो इनकम था, जहाँ से मनी आते थे वो एग्रीकल्चर से ही आते थे। अगर एग्रीकल्चर में वाटर कम हुआ तो सीधी सी बात यहाँ पे एग्रीकल्चर का क्वालिटी पूरा लो हो जाएगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लो हो जाएगा। अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लो हो जाएंगे तो जितना अमाउंट में टैक्स पे करते थे वो अमाउंट पूरा रिड्यूस हो जाएगा,
और अमाउंट रिड्यूस हो जाएंगे तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल में बैठा हुआ है उसके पास मनी नहीं आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक हो गया जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। फिर 14वीं सेंचुरी में भी यहाँ पे दिल्ली में टैंक बनाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा, जिसके थ्रू वाटर को प्रॉपर लेवल में जो सिरी फोर्ट एरिया है वहाँ पे सप्लाई किए जा सके। तो ये जो बोलने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि जो लेक हो गया, रिजर्वर हो गया, वो अभी का फिनोमेना नहीं है, इसको एंशिएंट टाइम से भी यूटिलाइज किए जाते थे। लेकिन जब इसको यूटिलाइज किए जा रहे हैं और कैनल यहाँ पे बनाया जा रहा है तो डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वाटर एक तो नेचुरल फ्लो हो रहा है। अब नेचुरल फ्लो हो रहा है तो कोई एरिया में, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये जैसे कि छत्तीसगढ़ एरिया हो गया है और इधर जो है ओडिशा एरिया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ ओडिशा। अगर यहाँ पे जो रिवर आ रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं महानदी रिवर का एग्जांपल लेते हैं, तो महानदी जो कि सिहावा जो रायपुर एरिया है वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब ये इधर आएगा इस तरीके से और ये ओडिशा होते हुए नीचे चले जाएगा, ठीक है, वो जहाँ पे इसका माउथ है वो चले जाएगा, उतना हमें डीप में नहीं जाना है। लेकिन क्या होता है एक्चुअली कि सिहावा पर्वत से आ रही है महानदी, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुआ है। अगर सपोज करो कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पे डैम बना दिया जाए, अब डैम बना दिया जाए तो जितना भी वाटर पानी जो है जो ओडिशा में जाना चाहिए अब तो वो तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों ने या फिर छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने यहाँ पे डैम बना दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि जितना पानी या फिर जितना वाटर जो ओडिशा में जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो ये दोनों स्टेट के बीच जो है डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो डैम बनाए हो तो डैम यहाँ पे नहीं बनाना था। क्यों नहीं बनाना था? क्योंकि हमारे पास जो है पानी नहीं आ रहा है, वाटर का सप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्यूट एराइज हो जाते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट इसी तरीके से यहाँ पे एराइज होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट यहाँ पे याद रखना, ये तो बुक में दिए गए हैं, लेकिन और अपने से कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट कवर करेंगे, जिसमें से जो बुक में दिए गए हैं वो है कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट अब क्यों हो रहा है समझ आ गया। इसमें क्या है कि जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है वो ऑब्जेक्टिव स्टेट है जहाँ से वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी फ्लो हो रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र है ना, जो वाटर को यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वाटर को महाराष्ट्र अगर डाइवर्ट करेगा तो जो वाटर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में जाना चाहिए वो वाटर तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो महाराष्ट्र को तो फायदा होगा, लेकिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को तो नुकसान हो गया वो चीज़ का। तो यही एक इशू होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर डैम बना रहे हो, रिवर में डैम बना रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इशू होते हैं और यही कंसर्न होते हैं जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और इम्पॉर्टेंट जो डिस्प्यूट है याद रखना है, पहला जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है जिसमें से कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी ये स्टेट इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसके बारे में तो समझ आ गया होगा। सेकेंड का यमुना रिवर डिस्प्यूट है, जहाँ पे जो वाटर का अलोकेशन है ना यमुना रिवर का, उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं। हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये कुछ स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से डिस्प्यूट को यहाँ पे याद रखना है। बाकी और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे लोकेशंस भी हैं, जैसे कि ये महानदी हो गया, महानदी जो कि इसका माउथ है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नागार्जुना कोंडा, यहाँ पे सागर यहाँ पे बना हुआ है। तो लोकेशंस यहाँ पे याद रखने, पूरा मैप में अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, तो इसको याद में रखना है, ठीक है। चलो एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक चीज़ मैं बोला था कि जो वाटर को अगर यूटिलाइज करना है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं। जो वाटर स्कार्सिटी एरिया है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो वाटर को सिक्योर करने का जो काम किए जाते हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ही किए जा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कि एक अल्टरनेटिव की तरह काम करते हैं। अब देखो जो डैम बनाए जाते हैं तो डैम में कोई रिवर का फ्लो हो रहा है वहाँ पे बनाए जाते हैं, लेकिन इसका अल्टरनेटिव किए जाते हैं एज अ मल्टीपर्पज़ डैम की तरह, है ना, तरह किए जाते हैं, उसी के तरह किए जाते हैं, क्योंकि ये डैम का अल्टरनेटिव होता है। इसमें क्या करते हैं कि देखो ये कोई छत हो गया, ठीक है ना, ये पूरा ये घर हो गए, इसमें जो वाटर आ रहे हैं तो पानी, जैसे कि रेनफॉल हो गया तो रेनफॉल होंगे तो यहाँ पे पानी आएगा, तो ये पूरा एरिया जो छत वाले एरिया है ना, रूफ टॉप है, वहाँ पे पूरा पानी स्टोर हो जाएगा। अब पानी को एक पाइप के थ्रू यहाँ पे नीचे लाएंगे और जो इस तरीके से टैंक बना दिए जाएंगे। अब इस टैंक में जो है स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। यही होता है सिंपल सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन जो पहला पानी आते ध्यान रखना उसको स्टोर नहीं किए जाते हैं। क्यों स्टोर नहीं करते?
क्योंकि जो पहला वाटर आएगा, जो पहला पानी आएगा, वो रूफ टॉप को साफ करेंगे ना, तो पानी वहाँ पे गंदा होगा, डर्टी पानी होंगे, तो उसको जो है इसमें टंका जो है टैंक बनाए रहेंगे, उसमें नहीं डालेंगे। फिर जो सेकंड पानी आएगा उसको अच्छे तरीके से स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग नाम से इसको जो है यूज़ किए जाते हैं, जो अभी बताया। और मोस्टली ध्यान रखना, जो रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मोस्टली जो राजस्थान एरिया है या फिर जहाँ पे वाटर के स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इसका यूटिलाइज किए जाते हैं, जिसमें से लार्ज टैंक होता है। ये सब चीज़ तो बताया हूँ अभी, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जो टैंक बनाए जाते हैं, टैंक मतलब जो नीचे में, ठीक है, जहाँ पे वाटर को स्टोर किए जाते हैं, तो इसका भी यहाँ पे डायमेंशंस दिया हुआ है कि 6.1 मीटर डीप होते हैं, मतलब गड्ढा इतना करते हैं। फिर जो लंबा होता है वो 4.27 होता है। फिर 2.44 मीटर का इसको वाइड बनाए जाते हैं, इस तरीके से इसको वाइड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि और कुछ फ्लड प्लेन हो गया, एरिड रीजन हो गया, यहाँ पे भी जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो राजस्थान एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किए जाते हैं। अगर करेंट ट्रेंड अगर देखा जाए तो देखो क्या हो रहा है कि राजस्थान एरिया में इंदिरा गांधी जो कैनल वाटर सप्लाई है, ये एक वाटर को मतलब डेली और पेरेनियल बोल सकते हो इसको, सालों साल जो वाटर का सप्लाई करने का काम इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा किए जाते हैं। अब ये इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा सप्लाई कर रहे हैं, तो मोस्टली जो राजस्थान के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो रूफ टॉप से जो वाटर आ रहे हैं उसको स्टोर करने का काम नहीं करते, स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके पास तो पेरेनियल पानी का सप्लाई हो ही रहे हैं। लेकिन कुछ सेक्शंस, कुछ पार्ट राजस्थान का ऐसे भी हैं जहाँ पे वाटर का जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से जो है इसका यूटिलाइज करने को मिल रहे हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। तो मॉडर्न एडॉप्टेशन अगर देखोगे तो एक एग्जांपल यहाँ पे है, केस स्टडी के फॉर्म में है कि एक विलेज है यहाँ पे, गेंथूर विलेज है, मैसूर कर्नाटका का, जहाँ पे 200 हाउस होल्ड ने इंस्टॉल किए हैं। 200 हाउस होल्ड जो है इंस्टॉल किए हैं रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। और यहाँ पे जो एनुअल प्रिसिपिटेशन है वो 1000 mm है। अब देख लो 1000 mm जो है यहाँ पे वाटर है, और उसमें जो इफिशियंसी है वो 80% से यहाँ पे इफिशियंसी है। तो जो टोटल अगर देखा जाए विलेज का, तो टोटल हार्वेस्ट जो है कर लिए जाते हैं, पूरा अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना लीटर जो एनुअली ये है यहाँ पे स्टोर कर लिए जाते हैं। तो देख लो यहाँ पे अगर 200 हाउस होल्ड हैं तो ये लोग स्टोर कर रहे हैं, और इतना एनुअली यहाँ पे स्टोर किए जा रहे हैं, जो कि अगर ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 50,000 लीटर पर ईयर यहाँ पे तो कलेक्ट ही हो जा रहे हैं, ईच हाउस के द्वारा कलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको ईच हाउस जो है 50,000 जो पीपल है ये कलेक्ट कर रहे हैं, इसको 200 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो एनुअली जो लीटर यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किए जा रहे हैं। बाकी जो रेन हार्वेस्टर किए, सॉरी जो रेन हार्वेस्टर नहीं, जो रेन हार्वेस्टिंग जो हो रहे हैं यहाँ पे, वो इसका फिगर यहाँ पे है। देखो यहाँ पे वाटर आ रहे हैं, बारिश हो रहे हैं, ये जो वाटर हैं तो एक लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये वाटर को ऐसे ही रैंडमली छोड़ देते हैं कि जहाँ जाना है वहाँ चले जाए। लेकिन इसका प्रॉपर वे में अगर मैनेजमेंट करना है तो ये वाटर को इस तरीके से पाइप से ला रहे हैं और यहाँ पे टैंक बना रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको स्टोर किए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं शिलोंग मेघालय का। अब ये शिलोंग मेघालय का इंटरेस्टिंग फैक्ट से इसको समझना कि नदर्न ईस्ट इंडिया वाला साइड का है, और यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, रेन वाटर बहुत ज़्यादा होता है। इसी में एक शिलोंग जो है रेनफॉल जो है बहुत कम रिसीव होता है, लेकिन इसी से जो है 55 किलोमीटर अगर आगे थोड़ा जाओगे तो इसमें क्या होता है कि जो चेरापूंजी वाला एरिया हो गया, जो मौसराम वाला एरिया हो गया, जो कि वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पानी, सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वो चेरापूंजी में होता है, फिर मौसराम में हो गया। तो यहाँ पे और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 55 किलोमीटर दूर जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पानी यहाँ पे हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, और 55 किलोमीटर इससे पहले देखोगे तो पूरा वाटर का स्कार्सिटी हो रहा है। ये जो फैक्ट्स बताऊंगा बोला था वो यही फैक्ट्स हैं कि 50 किलोमीटर जो है आगे जाओगे तो पूरा वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल, सॉरी हाईएस्ट वाटर रेन वाटर वहाँ पे हो रहा है ना, रेनफॉल हो रहा है। लेकिन 55 किलोमीटर पीछे अगर जाओगे तो पूरा स्कार्सिटी हो रहा है, एक्यूट वाटर शॉर्टेज यहाँ पे देखने को मिलता है।
तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बस इसको यहाँ पे जानना था। तो ये लोग क्या करेंगे कि जो वाटर है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर उसको मैनेज करना है, प्लस पहले से तो यहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, अब इस वाटर को थोड़ा सा इफिशिएंट वे में यूज़ करना है, तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी अच्छे तरीके से इसका यूटिलाइज किए जा सकते हैं। सेम यहाँ पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो थार डिजर्ट है, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, क्योंकि थार डिजर्ट अगर देखोगे तो ये तो पूरा डिजर्ट एरिया है। अगर यहाँ पे वाटर देखोगे तो बहुत ही कम होता है, रेनफॉल अगर देखोगे यहाँ पे तो बहुत ही कम होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से देख लो, वाटर को स्टोर करने के लिए पाइप से इस तरीके से यहाँ पे स्टोर किए जा रहे हैं। तो रेन वाटर जो स्लोपिंग रूफटॉप जो कि पाइप के द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं, सर्कुलर कहीं पे इस तरीके से होल बना रहे हैं। ये जो होल देख रहे हो ना, ये वाटर को स्टोर करने के लिए है ना, कोई ये रूम वूम नहीं है, ये वाटर को स्टोर, देखो यहाँ पे इसके बगल में देखो ये रखा हुआ है, बेसिन रखा हुआ है, तो वाटर को स्टोर कर रहे हैं, छत के ऊपर वाटर को स्टोर किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो फिनोमेना है वो यहाँ पे थार डिजर्ट में देखने को मिलता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो थार डिजर्ट है यहाँ पे कम्युनिटी लेवल में यूज़ करते हैं, कि जो विलेज के पीपल मिल गए या फिर कम्युनिटी 2-4 पीपल मिल गए, वो लोग जो है एक बड़ा सा यहाँ पे टैंक बना दिए, तो वहाँ से जो है पूरे उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर को वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट यूज़ होगा, क्योंकि एक तो थार डिजर्ट है, पानी बहुत कम है, तो उसको अगर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक इंटरेस्टिंग और फैक्ट याद रखना है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, कि तमिलनाडु जो है फर्स्ट स्टेट है जिसमें से कंपलसरी कर दिए हैं कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड जो होम है वहाँ पे हर होम में, हर घर में यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा तो सबको पनिश किया जाएगा। तो इस तरीके से तमिलनाडु में ये भी बना दिए गए हैं। अगर इसको अप्लाई कर दिए जाते हैं, अप्लाई हुआ है ना, तभी तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं तो वाटर का कंजर्वेशन प्रॉपर तरीके से होगा, उसी के साथ जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वाटर सप्लाई भी किए जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थार डिजर्ट है, तो थार डिजर्ट में ये वाला पाइप के थ्रू यहाँ पे वाटर को स्टोर किए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन जब नदर्न ईस्टर्न इंडिया में जाओगे या फिर फॉरेस्ट एरिया में जाओगे, तो फॉरेस्ट एरिया में तो ऐसा पाइप मिलेगा नहीं। तो फॉरेस्ट एरिया में लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से जो पेड़ होते हैं, है ना, बम्बू वाले पेड़ होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसी को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और इसको जो है एज पाइप की तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इससे कितना लंबा आगे ले जाना चाहोगे तो ले जा सकते, देख लो यहाँ पे इस तरीके से जो है बहुत लंबा, जितना लॉन्ग, जितना वाटर को यहाँ पे सप्लाई करने हो प्रॉपर लेवल में सप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम चलता है, ये जो फॉरेस्ट एरिया हो गया है, या फिर जो मोस्टली ये जो फिनोमेना देखने को मिलते हैं वो नदर्न ईस्टर्न इंडिया में साइड देखने को मिलता है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है वो साइड यहाँ पे इस तरीके के फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया, और आई होप कि पूरा जो क्लास है समझ आया होगा, डिटेल के साथ कवर किया, एक फ्लो में कवर किए हैं ताकि अच्छे तरीके से इसको समझ जाओ। ठीक है, एसएसटी को अच्छे तरीके से समझ जाओ तो पूरा समझ आ गया होगा। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना, इसी तरीके के रिवीजन सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।